इस वक्त बलूचिस्तान में रेट जा रहा है 50 करोड़ से 70 करोड़ पे जा रहा है। सेनेट के इलेक्शन में फिर गांधी का एक बड़ा मंसूबा बनाया जा रहा है। ये लोग रोएंगे, अभी मैं आपको कह रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान टुनाइट के साथ मैं हूं सैयद समर अब्बास। इस्लामाबाद में आज वफाकी मुलाजमीन का एहतजाज चल रहा है और तनख्वाहें बढ़ाने के लिए उनका यह एहतजाज है। हुकूमत मान चुकी थी ग्रेड 1 से 16 के अफसरान की तनख्वाहों में इजाफे के लिए, लेकिन वो ये करें एक तो बेसिक पे पर इजाफा करें और 22 तक 1 से 22 तक तमाम मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ाई जाएँ, जिसकी वजह से आज इस्लामाबाद का जो डी चौक है वो मैदान जंग बना रहा, शरअ दस्तूर पर भी। और इसके साथ साथ जो जिना एवेन्यू हो गई, श्रीनगर हाईवे हो गई, सड़कें ब्लॉक रहीं, आंसू गैस की शेलिंग होती रही। और नाजरीन, ये स्टार्ट है, ये शुरुआत है। अभी तो वकला की तरफ से भी कोई एहतजाज की कॉल सामने आ रही है, फिर तहरीक लब्बैक का एहतजाज भी होना है, फिर 26 को PDM की तरफ से भी इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च होना है। तो हुकूमत किस तरह से निपटेगी आज एक छोटे एहतजाज से, वो सही तरह से नहीं निपट सकी। और इसके साथ नाजरीन हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में कि सेनेट के इलेक्शन के हवाले से वज़ीर आज़म साहब तो कह रहे हैं कि 50 करोड़ से 70 करोड़ रुपए तक का रेट लग रहा है, लेकिन क्या ये इस जो इलेक्शन होने जा रहा है इस मार्च के महीने में, क्या उसमें वोटों की खरीद और फरोख्त रुक सकेगी? और ये बात भी वाज़े रहनी चाहिए कि पूरी सेनेट का जो इलेक्शन है उसमें पैसा नहीं चलता, चंद एक नशिस्तों पर पैसा चलता है, जिसकी वजह से सारा इलेक्शन बदनाम होता है, मुतनाज़ होता है। और इसके साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि ये जो सेनेट का इलेक्शन है इसमें तनाज़ा है क्या, क्यों इतना ज़्यादा जोर लगा रही है अपोजिशन भी और हुकूमत भी? मामला है नाजरीन 4 नशिस्तों का। ये 4 नशिस्तें जो हैं ये डिसाइड करेंगी कि सेनेट में कंट्रोल जो है वो अपोजिशन को मिलता है या गवर्नमेंट को मिलता है। तो वो 4 नशिस्तें कौन सी वाली हैं और मुमकिन नंबर गेम क्या है सेनेट की, ये भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा प्रोग्राम में। हमें इस्लामाबाद स्टूडियो में ज्वाइन किया है कमर जमान कारी साहब ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं खुर्रम दस्तगीर खान साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा हैं, और हुमायूं अख्तर खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों मौजूद मेहमानों का अपने प्रोग्राम में कीमती वक्त दिया। सबसे पहले नाज़रीन मैं ज़रा आपको बताता चलूँ कि आज इस्लामाबाद में जो एहतजाज हुआ सरकारी मुलाजमीन का, बड़ी सख्त आंसू गैस की शेलिंग हुई है और मुलाजमीन जो हैं वो तनख्वाहों में इजाफा मांग रहे हैं। मुलाजमीन का ये कहना है कि महंगाई बढ़ रही है लेकिन हमारी तनख्वाहें नहीं बढ़ी, जिसकी वजह से जो क़ुव्वत ख़रीद है वो बहुत बुरी तरह से मुतासिर हो चुकी है। और कल से ये मामला चल रहा है, एहतजाज चल रहा है, गवर्नमेंट के मुज़ाकरात भी हुए और वफाकी वज़रा ये कहते हैं कि ग्रेड 1 से 16 के हम मान गए थे तनख्वाहें बढ़ाने पे, वो भी मान गए थे एहतजाज ख़त्म करेंगे, लेकिन आज 16 से 22 वाले बीच में आ गए, वो आके इस एहतजाज को मज़ीद बढ़वा रहे हैं, आगे इसको लेके चल रहे हैं, जिसकी वजह से ये एहतजाज ख़त्म नहीं हो रहा। लेकिन आज जो मनाज़िर थे इस्लामाबाद के, बिल्कुल लिटरली कहा जा सकता है कि इस्लामाबाद मैदान जंग बना रहा। तो कायरा साहब, ये तहरीक की शुरुआत इसे कहा जा सकता है, गो कि इसका ताल्लुक आपकी PDM से नहीं है, लेकिन एक अच्छी शुरुआत आपको मिल गई है अपनी तहरीक बिल्ड करने के लिए कि इस्लामाबाद के अंदर आज से हम देख रहे हैं कि हालात बड़े ख़राब है। देखिए, ये कोई मुनासिब मौका नहीं है कि मैं इसको कहूँ कि ये कुछ सियासी काम के लिए इस्तेमाल किया जाए। वो सरकारी मुलाजमीन है, हम उनके हकूक़ के लिए उनकी इस जदोजहद में उनके साथ हैं। ये बात अपनी जगह दुरुस्त है समर कि महंगाई बहुत बढ़ गई, पाक रुपीज़ डी वैल्यू हो गया, 40% के करीब हमारा महंगाई के जो या 50% के करीब उसके असरात आए हैं। तो आम आदमी जो पहले फ़र्ज़ करे 20,000 सैलरी लेता था, आज भी 20,000 ही ले रहा है, लेकिन फैक्चुअली उसकी तनख्वाह कम हो गई। बिल्कुल, क्योंकि उसकी खरीद उसकी जो है वो खरीद उसकी कम हो गई, तो एक्चुअली उसकी जो टेक होम है वो फिजिकली कम हो गई है। तो अब उसकी ज़िंदगी तंग हो गई है। उसके बाद वो एहतजाज कर रहा है कि भाई आप कह रहे हैं कि हमारी इकॉनमी ठीक जा रही है, तो इकॉनमी में उसका भी हिस्सा है। और ये जो आलमी इदारे हैं या हमारे जो इकॉनमी के माहिरीन हैं, यकीन वो इकॉनमी को सामने रखते हुए आपको जो आरा दे रहे होते हैं वो एक सरमायादाराना मईशत का एक हिस्सा है कि आप प्रॉफिटेबिलिटी को सामने रख के चीज़ों को देख रहे होते हैं कि जी ये इतनी सैलरी बढ़ गई तो ये हो जाएगा, हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट इतना हो जाएगा, इनकम इतनी, एक्सपेंडिचर इतना रखना है। ये बात दुरुस्त है कि सरकार का एक्सपेंडिचर कम करना चाहिए। ये बात दुरुस्त है कि आपके ऊपर बहुत सारे बर्डन्स होते हैं हमारे जैसे माशरों के लिए, लेकिन ये बात भी और इकानमी का आपने दुरुस्त करके चलाना है और आपने पाकिस्तान के जो है बजट बैलेंस करना है, लेकिन उसकी कीमत अवाम या सरकारी मुलाजम या मजदूर की कीमत पे नहीं हो सकता।
क्योंकि अगर वो खुशहाल नहीं होगा, बिल्कुल, वो यकसुई से काम नहीं करेगा तो रियासती काम मुतासर होगा। लिहाजा गवर्नमेंट का आपके दौर में भी थे, वजीर खजाना, मुशीर खजाना थे, तो बड़ी मुश्किल से उसको 50% तक तनख्वाहें बढ़ गई थी। वो कैसे बढ़वाई थी? सुना है बढ़ाया था, उन्होंने रेजिस्ट किया था कि भाई 1 रुपया भी नहीं बढ़ने दूंगा। वो हमारी पूरा टीम वर्क था, लेकिन वो मिसाल में यहाँ नहीं सुनाऊंगा। हाँ। लेकिन हमने वो बड़ी स्ट्रगल की थी। बुनियादी तौर पर वजह क्या थी? तब भी वो नहीं रहे थे, नहीं मान रहे थे, ये यकीन। और 50% बहुत बड़ी राइज थी, छोटी सी राइज नहीं थी। हमने पहले साल 25% बढ़ाई थी, दूसरे साल 50% बढ़ाई थी, तीसरे साल फिर बढ़ाई थी। ओवरऑल हमारे दौर के अंदर कोई 135% तनख्वाहें बढ़ी थी। और उसकी वजह यह थी कि इन्फ्लेशन थी बहुत ज़्यादा, जो हमारे कंट्रोल में नहीं थी, हमारे इख्तियार में नहीं थी। और उसका इलाज क्या था? उसका इलाज ये था कि पुअरेस्ट ऑफ द पुअर सेगमेंट को आप बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जैसे प्रोग्राम करें। ठीक, आप पाकिस्तान के किसान को उसकी फसलों की कीमत दें, आप मजदूर की उजरत में इजाफा करें, आप सरकारी मुलाजिम की तनख्वाहों में इजाफा करें। और समर इसके 2 असरात होते हैं। ये सिर्फ ये नहीं होता कि आपने इनकी तनख्वाह बढ़ा दी तो भले, ये कोई सेविंग नहीं कर लेते। ये बेचारे तनख्वाहदार तबका अपनी तनख्वाह का बड़ा हिस्सा खर्च करता है। जितने पैसे रियासत इनको बढ़ा के देती है वो मार्केट में सर्कुलेट करते हैं, वो इकोनॉमी का हिस्सा बनते हैं। अल्टीमेटली परचेजिंग बढ़ती है, आपकी इकोनॉमी बड़ी होती है, आपकी टैक्सेशन ज़्यादा होती है, ठीक है, आपका रेवेन्यू ज़्यादा आता है। तो इसके दोनों तरफ के असरात देखने की ज़रूरत है। और आखिरी गुजारिश ये है कि हम इनके साथ हैं, इनके जायज़ हकूक़ के लिए बिल्कुल सारे पाकिस्तान को इनका साथ देना चाहिए। ये कोई ऐसा इशू नहीं, और इस पर सियासत होगी। सियासत यही है कि पाकिस्तान के लोगों को जहाँ ज़रूरत हो उनका साथ दें। और आखिरी गुजारिश ये समझ, ये सिर्फ ये नहीं एहतजाज कर रहे, आप पंजाब में देख लें, वहाँ भी हेल्थ वर्कर्स एहतजाज कर रहे हैं, टीचर्स एहतजाज कर रहे हैं, हेल्थ वर्कर्स एहतजाज कर रहे हैं, यूनिवर्सिटियों के तहत जो है लोग वो एहतजाज कर रहे हैं, तलबा एहतजाज कर रहे हैं। ये हुकूमत जरा गौर तो करे। और यही होता है, आपने कहा ना कि क्या ये नुक्ता आगाज होगा, चीज़ें इसी तरह ट्रिगर होती है। बिल्कुल ठीक है। खुर्रम दस्तगीर खान साहब, फिर पीडीएम जो है वो मुकम्मल तौर पर ऑन करेगी, इन सारी चीज़ों को साथ आएगी और खुद से लीड करेगी तमाम एहतजाजी मुजाहिरों को। चूँकि जिस तरह से मैंने बात की कि सरकारी मुलाजमीन का एहतजाज जो इस्लामाबाद में हो ही रहा है, और जिस तरह से गवर्नमेंट ने हैंडल किया आंसू गैस की शेलिंग, लाठी चार्ज, बहुत अफसोस, उससे ये सूरत हाल काफ़ी ख़राब हो गई है। और इसके साथ साथ वकला भी कोई एहतजाज का प्लान कर रहे हैं, तहरीक अल-बैक भी आ रही है, पीडीएम भी आ रही है इस्लामाबाद की तरफ। ये तो एक बड़ा आपको अच्छा स्टार्ट मिल गया है मूवमेंट के लिए। पहले तो ये वाजे हो गया कि ये रियासत मदीना नहीं है, रियासत जबर, रियासत इस्तेहसाल है। जो हक मांगता है उसको डंडे पड़ते हैं, उसको जेलों में डालते हैं। पहले ऑपोजिशन को डाला, फिर डॉक्टरों को डाला, फिर नर्सों और हेल्थ वर्करों को डाला, अब सरकारी मुलाजमों की बारी है। और इशू क्या है? इशू ये है कि नालायकी और माफिया सरपरस्ती के बायस पाकिस्तान की मुईशत ने बढ़ना छोड़ दिया। निमो खत्म हो गई। जो 5.8% था वो पहले साल 1.9 रह गया, फिर वो मनफी हो गया। इस साल भी अभी तक वो उठ नहीं पाया। तो वो सब लोग जिन्होंने, और ये बहुत बड़ी वजह है समर, अगर इस पर गौर करें कि पिछले 17 माह से अशियाए खुर्दोनोश की महंगाई हर महीने 10% या उससे ज्यादा थी। तो ये जो गरीब हैं, ये जो कम ग्रेड के सरकारी मुलाजिम हैं, पाकिस्तान के गरीबों और मेहनत कशों और काश्तकारों की तरह इनकी गर्दन भी महंगाई ने काट दी है। ये अब अपने बच्चों को खाना खिलाने के काबिल नहीं है, या उनको ये फैसला करना पड़ता है कि अपने बच्चों को खाना खिलाना है या उनकी स्कूल की फीस देनी। वैसे पिछले 3 माह से तो नीचे आ रही है महंगाई बतदरीज। तो जब इस जो हुकूमत का उनका तो ख्याल है कि बतदरीज घट रही है, लेकिन जिस तरह आज हमें बताया गया है और आपके चैनल ने रिपोर्ट किया है कि गैस की कीमतें बढ़ रही हैं, अनकरीब बिजली की कीमतें बढ़ रही हैं, तो ये जो 1 महीने का कहते हैं जी कीमत बढ़ी है, वो अगले महीने से आप देखेंगे दोबारा से महंगाई जो है वो अपने कातिल कर्व जो है इसका 10% प्लस उसके ऊपर जाना शुरू हो जाएगी। उनके इन्होंने मार्च में अगर जाना है IMF प्रोग्राम में, तो ये चीजों की कीमतें बढ़ाएंगे। आप देखिए ना, पहले दवाई बढ़ी, फिर चीनी बढ़ी, फिर आटा बढ़ा, फिर पेट्रोल बढ़ा, फिर LNG बढ़ी, और अब आखिर एक चीज रह गई थी घी, वो भी बढ़ गया। तो ये सरकारी मुलाजिम तो अपनी जानें और अपने बच्चों की जानें बचाने के लिए, और हुकूमत का जवाब ये है कि इनके इस्तेसाल करो, इनके ऊपर जो है आंसू गैस फेंको,
और हुकूमत का यही जो है, जो इमरान खान साहब कहते थे, इतना बड़ा तजाद जो है, और जिसको अब झूठ भी कहा जा सकता है कि जी कोई एहतजाज करने आएगा, मैं उसको कंटेनर दूंगा, मैं उसको खाना दूंगा, तो वो बेचारे सरकारी मुलाजिम जो पहले ही एक एक खाने के जो लुकमा है उसको तरसे हुए हैं, ठीक है, उनको खाने की बजाय इमरान खान ने एक बात आखिरी, ये बात याद रखें कि ये वो इमरान खान साहब हैं जिन्होंने हालिया दिनों में अपने मेंबरान असेंबली को 1000 करोड़ रुपया देने का ऐलान किया है। मेंबरान असेंबली को रिश्वत देने के लिए 1000 करोड़ है, सिर्फ जो सरकारी मुलाजिम हैं उनको देने के लिए एक पैसा नहीं। ठीक है, उस पे तो और महंगाई जो है ना जी, महंगाई कम नहीं हुई। वजाहत दी है कि अभी कोई पैसे नहीं दे रहे, वो बजट के अंदर स्कीमें आएंगी, रखी जाएंगी, वो आगे की लंबी गेम है। फिलहाल किसी को पैसा कोई भी ना दिया है, ना दे रहे हैं। नहीं, बजट रिलीजेस शुरू हो गई हैं, वो जो डेवलपमेंट ग्रांट्स की रिलीजेस है वो शुरू है। ये फिक्र गलत है। पैसा भी तो वहां पे लगना ना जाके, नहीं वो ठीक है, लेकिन दे रहे हैं ना। सवाल ये है कि दे रहे हैं। एमएनए एमपीज अपने घर तो नहीं लेके जाए ना, वहां पे तो हम भी डेवलपमेंट होगी। हमारे दौर में भी घर नहीं लेके जाते थे, वो भी स्कीमों पे लगता था, और उस वक्त खान साहब इसको हराम और कुफर कहते थे, बुरा कहते थे। आज वो अच्छा हो गया। और मैं सिर्फ आपकी, मैंने ऐसे ही जुमला उचक लिया। आपने फरमाया महंगाई कम हो रही है, महंगाई बढ़ने की रफ्तार कम हो रही है, महंगाई कम नहीं हो रही। वो 3 माह से 3 माह में जो कर्व था बढ़ने का, ये रफ्तार थी बढ़ने की, वो कम होनी शुरू हुई है, महंगाई कम होनी शुरू नहीं हुई, 8 से नीचे आ गई है। हुमायूं अख्तर खान साहब, अभी भी कम नहीं हुई। हुमायूं अख्तर खान साहब, ये एक तो जरा ये बता दें कि इमरान खान साहब जिन्होंने इस्लामाबाद में 126 दिन का खुद धरना दिया, एहतजाज किया, आज आप ही की हुकूमत है कि वो डंडे बरसा रही है सरकारी मुलाजमीन पर और उन पे आंसू गैस की शेलिंग कर रही है। वो तो अपना हक मांगने के लिए आए, और ये बहुत थोड़े से लोग थे जिन्हें आप अच्छी तरह से हैंडल नहीं कर सके। ये पहला इम्तिहान था आपकी हुकूमत का, आपके वज़ीर दाखिला का नहीं थे। अभी कल को जब पीडीएम यहाँ पे हजारों लाखों लोग लेकर आ जाएगी, उसे कैसे हैंडल करेंगे? अल्लाह करे, पीडीएम में भी डेड हॉर्स है, हजारों लाखों नहीं ला सकते। वो हजारों की बात करें, लाख नहीं लाएंगे, अगर लाए तो। आपसे तो सैकड़ों हैंडल नहीं हुए आज भाई। अख्तर साहब, आप मुझे नंबर बताएंगे आज के प्रोग्राम में कितने नंबर चाहिए आपको, उतना नंबर हम आपको गिनवा देंगे इस्लामाबाद में। कायरा साहब, अगर कोई भी आएगा तो पीपल पार्टी नहीं आएगी, वो सिंध से कोई नहीं लाएगी, पीपल पार्टी पंजाब में। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप छोड़ देना, हमारा कोई हाल नहीं है, सिर्फ आप मुझे नंबर बता दें, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, जितना नंबर फरमाएंगे पूरे कर देंगे जी। आपसे बहस नहीं करना चाहता, मैं जवाब दे दूं समर अब्बास का। बेनजीर भुट्टो और मरूमा ने और कायरा साहब से जरा पूछे उन्होंने कितने डंडे खाए हुए हैं पीएमएलएन के इस्लामाबाद में ही। ये जरा तारीख, आप मारने वालों में थे वैसे उस वक्त। दूसरा ये है कि हमें डंडे पड़े थे, बहुत पड़े, लेकिन आप मारने वालों में शामिल थे। कायरा साहब, मैं आप और खुरम नहीं, मैं आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, दूसरे की बात में इंटरफेयर। चलिए, आप अपनी बात बिल्कुल बाद में इंटरप्ट कंटिन्यू करें। जी सर। जी हाँ। दूसरा ये है कि इस वक्त ये पीपल पार्टी के दौर में जो एनएफसी अवार्ड मिला, और मैं किसी सूरत में ये नहीं कह रहा कि हम इसको रिवर्स करेंगे, लेकिन इसमें तकरीबन 60% फेडरल डिविजिबल पूल जो है वो सूबों में चला जाता है, वहां बस 40% रह जाता है। 40% में से इस वक्त जो कर्जे माजी के हुकूमतों ने हम पे छोड़े हुए हैं, तकरीबन 30% वो हम कर्जे जो इनके लिए हुए हैं उनको उतारने में हमारा निकल जाता है। बाकी जो सिक्योरिटी एक्सपेंसेस हैं और पे पेंशन्स हैं, उसमें इधर तो पिछले 16 साल से जो हुकूमतें रही हैं वो तो अपना जो खर्चा है वो बाहर से कर्जे लेके अदा करते रही। डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर तो बात की बात है, हम कम से कम ये कोशिश कर रहे हैं कि इस चीज को हम कर्जे, मैं आपको पूरे कर्जे का ब्रेकडाउन दे सकता हूँ कि हमारा कर्जा जो है वो जा किधर रहा है, लेकिन अभी वो गुफ्तगू फिर दूसरे रुख पे चली जाएगी। एक काफी बात की कायरा साहब ने कि देखिए फेडरल गवर्नमेंट के मुलाजमीन है, गवर्नमेंट आपने खुद फरमाया कि उनसे बातचीत कर रही है और ग्रेड 16 तक बातचीत हो भी गई थी। लास्ट मोमेंट पे सीनियर अफसरान, जो कि मैं समझता हूँ कि सीनियर अफसरान को इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए और एक किस्म का सही राह दिखानी चाहिए जूनियर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को, वो शामिल हुए और आज ये अनफॉर्चुनेट वाकया हुआ। जितनी गुंजाइश होगी वो हम भी, मुझे पूरा यकीन है कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह बढ़ाएंगे।
एक सर, ये डंडे बरसाना, आंसू गैस की शेलिंग, आप तो खुद इन चीजों को फेस कर चुके हैं। आप इतनी बड़ी तनकीद करते थे कि ये गवर्नमेंट को नहीं करना चाहिए। मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप मुझे मौका दें। ओके, कारा साहब ने बताया कि वफाकी हुकूमत के मुलाजमीन कर रहे हैं, टीचर हैं, हेल्थ वर्कर्स हैं, मुझे तो नहीं पता कि कहाँ ये मुजाहरे हुए हैं, लेकिन आज वफाकी हुकूमत के मुलाजमीन, एक बात उन्होंने नहीं बताई, प्राइवेट सेक्टर के मुलाजमीन पाकिस्तान में किसी जगह एहतजाज कर रहे हैं, नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि जब पेंडेमिक आया और इमरान खान की जो पॉलिसीज थी और जो एहसास प्रोग्राम था और जिस तेजी से, बरक रफ्तारी से गवर्नमेंट और स्टेट बैंक मूव किया है, जो उसने प्राइवेट सेक्टर को सपोर्ट किया है ताकि लोगों को नौकरियों से ना निकल सके और उनकी तनख्वाह बहाल रहा, इसलिए प्राइवेट सेक्टर एहतजाज नहीं कर रहा, गरीब आदमी एहतजाज नहीं कर रहा, जिसको इमरान खान ने एहसास प्रोग्राम के थ्रू 1.5 करोड़ खानदानों को 180 बिलियन रुपए दिया और वो आज एहतजाज नहीं कर रहा। ये बात भी जरा मद्देनजर आप रखिए। महंगाई की बात हुई, मैं गुजारिश करूं मदद के साथ, कारा साहब आपको भी ऐसे हालात मिले थे 2008 में जो हमारी गवर्नमेंट ने 2018 में फेस किए, और वो हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं। उन हालात को मेरे पास पिछले उनको जरा भाई साहब साइड पे रखते हैं, मैं जरा पॉलिटिकल बात कर ली जाए। मेरे पास समर अब्बास पिछले 30 साल का एक फिगर मौजूद होता है। पीपल पार्टी के दौर में जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो 25% पे चला गया था। ये आप जो बात कर रहे हैं ना, बिजली की और तेल की और खाने पीने की, ये सब सीपीआई में शामिल होता है। इस वक्त जनवरी का सीपीआई उस सतह पे खड़ा है जैसे आपने फरमाया, जो जुलाई 2018 में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हमें मिला था, उस सतह पे खड़ा है। कीमतें कम हो रही हैं और बतदरीज कम हो रही हैं और आगे और भी कम होंगी। अच्छा मायूद खान साहब, ये जो हैंडलिंग की मैं बात कर रहा हूं, ये चंद 100 लोग थे, वो आपसे नहीं संभाले गए। ये जो पीडीएम का लश्कर आएगा उसे कैसे संभालेंगे आप? इतने ज्यादा लोग उसमें होंगे, वकला प्लानिंग कर रहे हैं, टीएलपी प्लानिंग कर रही है, गल बद गई है सर। जैसे मौलाना साहब के लश्कर को पिछले साल संभाला था, इसी तरह इंशाल्लाह ये भी संभल जाएगा अगर आया तो। अब तो ये पहुंचेगा नहीं इधर, ये भी मैं आपको बता दूं। वो कह रहे संभाल लेंगे, परेशानी वाली बात कोई नहीं है सर। देखिए चंद छोटी छोटी बातें मैं गुजारिश कर लूँ। एक तो ये है कि मयूर साहब ने फरमाया कि हमारे दौर में सरकारी मुलाजम तो एहतजाज कर रहे हैं, नर्सेज, डॉक्टर्स, स्कूल्स साथ तो कर रहे हैं, तालिब इल्म भी कर रहे हैं हड़तालें, लेकिन प्राइवेट सेक्टर नहीं कर रहा। प्राइवेट सेक्टर बेचारे की तो भुरकस निकली पड़ी है। जाइए ना बाजार में किसी वक्त, पूछ लीजिए उनसे, और उन्होंने कहा मुझे नज़र नहीं आ रहा है। तो वो शेर है ना कि जाने ना जाने गुल ही ना जाने, बाग तो सारा जाने है, मुल्क का हाल क्या है। लेकिन सवाल यह है कि एहसास प्रोग्राम तो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जो आइडेंटिफाइड लोग थे उन तक था, उसमें तो नया कोई डाटा नहीं आया था। और ये अभी भी पिछले हफ्ते भी कुछ लोग निकाले हैं जो सरकारी मुलाजिम थे, चले निकाल दिए, लेकिन प्राइवेट सेक्टर के जो मजदूर थे उनको उसमें शामिल नहीं किया गया था। वो तो पुराना डाटा था। उसमें जो लोग, जो मजदूर बेरोजगार हुए, उनको डायरेक्ट देने का कोई मैकेनिज्म गवर्नमेंट के पास न था, ना हमारे मुल्क में ही है। सो ये कहना कि मैं इनको खाली मुर्दे इल्ज़ाम ठहराऊं, ये पॉसिबल नहीं, ना हमारे वसाइल इतने हैं। लेकिन बुरा हाल है मजदूर का। बट ये बताइए, ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजिम के हालात तो बहुत तंग हैं, लेकिन 16 से ऊपर जो है, जो ऑनेस्ट सरकारी मुलाजिम है, उसको अपनी एक सफ़ेद पोशी रखनी है, उसका अपना एक लेवल है। उसकी तनख्वाह भी 15 लाख तो नहीं है ना जिसमें वो बड़े अयाशी से रह लेगा। ठीक है, उसको सरकारी गाड़ी मिल जाएगी, उसको घर मिल जाएगा, सारे इस पोजीशन में नहीं है। 17, 18, 19 के अफसर जो होते हैं उनके पास ये सारी लग्जरी एंड लेयर्स नहीं होते। और फिर ये है कि जितना किसी का ओहदा बड़ा होगा उसको अपना स्टैंडर्ड, अपना लाइफस्टाइल मेंटेन करना होगा। लिहाजा फराज साहब का बयान पढ़ा, वो कह रहे थे कि अपने खर्चे कम करें। नहीं सर, ये तो देखें ना, ये गलत, ये मुनासिब तरीका नहीं है अगर आप इस तरह करें। तो तीसरी गुजारिश ये है कि जो एनएफसी का मायूद साहब ने फरमाया कि एनएफसी के बाद हमारी गवर्नमेंट में हुआ, उसके बाद ये हुआ कि फेडरल के पास वसाइल कम हो गए थे। हाँ अख्तर साहब, हमने जब एनएफसी किया था तो पाकिस्तान का जो रेवेन्यू था वो रेवेन्यू बेस्ड है बेसिकली फार्मूला, वो एक्सपेंडिचर बेस्ड फार्मूला नहीं है। जितना रेवेन्यू आएगा वो तकसीम होगा। तो हमारे पास जब गवर्नमेंट आई थी तो हमने 1100 अरब रुपए से रेवेन्यू लिया था और 2120 अरब रुपए तक ले गए थे। मुस्लिम लीग ने वहां से उठा के 3850 अरब तक लेके गए थे। प्लीज खुर्रम मुझे करेक्ट कर देना अगर मेरा फिगर गलत हो तो। और उसके बाद हमारा जो टारगेट था मुस्लिम लीग ने रखा हुआ था आखिरी बजट में, वो था कोई
4600 अरब का शायद अगले साल के लिए। इस साल के लिए तो बजट टारगेट होना था 6000। अगर आप अपना बजट का टारगेट, रेवेन्यू का टारगेट पूरा करते हैं तो ये फार्मूला आपके लिए बहुत ज़रूरी है और बहुत अच्छा है, वर्केबल है। अगर आप अपनी, और ये नहीं है कि पेंडेमिक से ये हो गया, पेंडेमिक से पहले ही आपके रेवेन्यू गिर गए थे। आप आज तक वो रेवेन्यू भी इकट्ठा नहीं कर सके जो मुस्लिम लीग की हुकूमत ने, हमने तो 5 साल में डबल किया था, उन्होंने भी किया था, जो मुस्लिम लीग की हुकूमत ने अपने आखिरी साल में किया। अगर आप आज भी उतना प्रोपोर्शनेट आप रेवेन्यू इकट्ठा करें तो ये फार्मूला बेहतरीन फार्मूला है। अपनी नालायकियों को हम फार्मूलों के ऊपर और फेडरेशन के साथ खेलने पे ना लगाएं। वो कहते हैं कर्जे अदा करके डिफेंस का देके पीछे हमारे पास नहीं, ऐसे ही है ना। उसकी वजह क्या है? आपका रेवेन्यू कम है ना, आपने कर्जे अदा करने हैं, ओके, आपने तनख्वाहें देनी है, ओके, आपने डिफेंस का एक्सपेंडिचर करना है, तो ये सारा एक्सपेंडिचर करने के बाद पैसे कम हो गए, तो आप अपना रेवेन्यू बढ़ाएं ना। वो आपने कब किया? उसमें आप अगर नालायकी है तो मेरी तो नहीं है, तो फिर ये हुकूमत माने। रेवेन्यू इसी तरह ये जो कर्जे है ना समर, हम भी पिछली हुकूमतों के कर्जे अदा करते रहे, उससे पिछले भी, उससे पिछली हुकूमतों के कर्जे अदा करते रहे, और 2000 में 2 सालों में 13,000 अरब रुपए के कर्जे आपने लिए हैं। उससे आपने सिर्फ सूद अदा किया है। हमारे दौर में दोनों 10 सालों के अंदर पाकिस्तान का कर्जा अगर 16-17 हजार अरब बढ़ा था मिसाल के तौर पे, तो आपने 2 सालों में इतना कर्जा लिया, कुछ उसमें से कम भी हुआ होगा ना भाई। तो ये तो बता दो ना कि पाकिस्तान का ओवरऑल कर्जा कम हो गया। ठीक है, सिर्फ आपने सूद अदा नहीं कर दिया। मुझे फिक्रों में हमें ना उलझाएं। और हमारे दौर में अगर सीपीआई बहुत बढ़ गया था, हमने तनख्वाहें बढ़ाई थी, हमने पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम शुरू किए थे, और हमने हमारे दौर में हुआ क्या था, $50 बैरल से $150 बैरल पे तेल चला गया था। मुझे जरा ब्रेक पे जाना है, कंट्रोल में नहीं था। मुझे जरा ब्रेक पे जाना है। हम आप खुद इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। ठीक है, मुझे ब्रेक पे जाना है। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स ने रिकॉर्ड टच किया था, आज तक वो रिकॉर्ड टच नहीं हो सका। मुझे जरा ब्रेक पे जाना है। दहशतगर्दी थी, बावजूद हालात खराब। ठीक है, एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे सेनेट इलेक्शन के हवाले से, और खुर्रम दस्तगीर साहब से जानेंगे कि आज प्राइम मिनिस्टर ने चैलेंज दे दिया है अपोजिशन को कि बाद में आप लोग रोएंगे अगर खुफिया बैलेटिंग हुई। हिकमत अमली है क्या? बातों की ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक द शो नाज़रीन। सेनेट का इलेक्शन क्यों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? सबसे इसमें जो अहम गेम है नाज़रीन वो है अपर हाउस का कंट्रोल हासिल करना, और अगर यहाँ पे सिंपल मेजॉरिटी यानी कि 50% से ज़ायद हुकूमत ले जाती है सेनेटर्स, तो फिर वो कोई भी एक्ट जो है वो पास कर लेंगे, लेजिस्लेशन उनके लिए आसान हो जाएगी, तरमीम वो फिर भी नहीं कर सकते। और 4 सेनेटर्स से पूरी गेम की बाजी पलटनी है नाज़रीन। मैं थोड़ा आपको नंबर गेम बताता हूँ। मुमकिन जो सेनेट के अंदर बनने जा रही है, मौजूदा जो तनासुब है कौमी और सूबाई असम्बलियों के अंदर, उसमें कुल में ज़रा आपको बता देता हूँ सारी गेम जो आएगी। इसमें जो टोटल सेनेटर्स आएंगे वो 100 आएंगे। इसहाक डार साहब वाली सीट खाली है, तो अक्सरियत के लिए 51 चाहिए होंगे। तो इसमें तहरीक इंसाफ के 29 बनने जा रहे हैं, बलूचिस्तान अवामी पार्टी के 13, MQM के 2, और इसमें GDA जो कि हुकूमत की इत्तेहादी है उसके 2 होंगे, काफ लीग का 1। तो टोटल जो स्ट्रेंथ जो गवर्नमेंट के सेनेटर्स की बनेगी है 47 पे जारी हुक्मरान इत्तेहाद की। जबकि अपोजिशन की बात करें तो इसमें पीपल्स पार्टी के 19, नून लीग के 17, जमीयत उलमा इस्लाम फे के 5, और नेशनल पार्टी का 1, ANP का 1, PK मैप का 1, और BNP मैंगल के 2 सेनेटर्स आएंगे। तो टोटल तादाद जो ये बनती है ये 46 बनती है, यानी कि 47 हुक्मरान इत्तेहाद के और 46 अपोजिशन के। तो जिन 4 सीटों ने अहम किरदार अदा करना नाज़रीन, उसमें फाटा की इस वक्त जो एग्जिस्टिंग 4 मौजूद हैं उनमें से 3 जो हैं वो गवर्नमेंट के साथ हैं, 1 जो है वो नून लीग का है, जमात इस्लामी का 1 है, आज़ाद बलूचिस्तान से 1 आना है। इसहाक डार साहब ने हलफ नहीं उठाया, तो ये 99 में से 51 जिसके पास आ गए तो वो चेयरमैन सेनेट भी उनका बन जाएगा और कंट्रोल उनको सेनेट का मिल जाएगा। तो इन सीटों ने अहम किरदार अदा करना है, जो फाटा में से और आज़ाद और जमात इस्लामी का। तो सारी गेम जो है वो सेनेट के अंदर होल्ड हासिल करने की है और लेजिस्लेशन के लिए गवर्नमेंट को ब्लॉक करना है। तो इस पर आज प्राइम मिनिस्टर ने एक चैलेंज दिया है। ये जो ओपन बैलेट वाला मामला है उस पर प्राइम मिनिस्टर ने अपोजिशन को चैलेंज दिया है कि आज आप जो ओपन बैलेट की मुखालफत कर रहे हैं, कल को कहीं आपको रोना ही ना पड़े। जरा सुनाए खान साहब ने क्या कहा। गवर्नमेंट के लिए ज्यादा आसान है, जितनी हमारी सीटें हैं उनसे ज्यादा हम ले सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के पास पावर होती है। मैं आज आपको कह रहा हूँ, यही लोग रोएंगे जबकि देखें जी तहरीक इंसाफ की सीट से ज्यादा मिल गए हमें सेनेटर्स, ये लोग रोएंगे। अभी मैं आपको कह रहा हूँ।
जी खुर्रम दस्तगीर खान साहब, प्राइम मिनिस्टर तो कह रहे हैं कि कल को सीटें गवर्नमेंट की ज्यादा आनी है, फिर आप लोगों ने रोना है। वो कह रहे हैं मैंने पूरा जोर लगा लिया, आईनी तरमीम भी ले आए, सारा कुछ कर लिया, लेकिन आपने मुखालफत की इसकी। सबर भाई, जिसने साफ चलना था, शफाफ चलना था, वो बदबूदार चल रही है, वो गलीज चल रही है। जो कल वीडियो आई है उसमें आप गौर फरमाइए और आवाम को यह वाज़ेह होना चाहिए कि पैसे देने वाली भी पीटीआई, पैसे लेने वाली पीटीआई, वीडियो बनाने वाली पीटीआई, वीडियो लीक करने वाली पीटीआई और वीडियो पर धमाल डालने वाले भी पीटीआई, वजीर जो बनाए गए वो भी पीटीआई, जिन्होंने इस्तीफा दिया वो भी पीटीआई। तो ये जो गलाजत है, ये जो बदबू, तो निकाल दिए गए ना, निकाल दिए गए, एक एग्जांपल सेट किए गए। आप लोग तो सेनेट के अंदर जो तहरीक एतमाद में बंदे शॉर्ट हुए थे, वो वहां एग्जांपल सेट नहीं हुई कि जिस शख्स को आपने 2.5 साल वजीर कानून बना के रखा, ये एग्जांपल है क्या? खान साहब को मालूम नहीं था कि ये क्या हुआ है? तो ये जो बात है कि जी हमने तो निकाल दिए, भाई आपके बंदों ने, अब सबूत आ गया है, वीडियोज आ गई हैं कि आपके बंदों ने पैसे लिए, अब अपनी पार्टी का गंद बाकियों पर क्यों फेंक रहे हैं? अगर अब पीटीआई में ये गंद आया है, चले उन्होंने साफ मान लिया, बस साफ कर दिया, लेकिन अपना गंद तमाम सियासी पार्टियों पर क्यों फैला रहे हैं? यही पीटीआई की आदत है, यही उनका काम है। तो यही बात तो वज़ीर आज़म कर रहे हैं ना खुर्रम दस्तगीर खान साहब, कि ये जो माजी में होता आया है, इस सिलसिले को खत्म होना चाहिए, पैसे का लेन देन को। आज भी प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि 50 से 70 करोड़ रुपए रेट लग रहा है। कह रहे हैं ये क्या हो रहा है, इस सिलसिले को खत्म करें। वो कह रहे हैं मुझे तो पहली मरतबा हुकूमत मिली है, पहली हुकूमतों को करना चाहिए था, वो नहीं किया। इस्लाहात संजीदगी से होती हैं, सर्कस से नहीं होती कि जी आप पहले जो है कोर्ट जाएं, फिर आप पार्लियामान में आए, फिर आप ऑर्डिनेंस जारी कर दें। ये तो दिस इज गवर्नेंस बाय सर्कस। जिस चाहे सेनेट का ऑर्डिनेंस हो, हजारा की बात होती है, सर्कस बन जाता है, जाऊंगा नहीं जाऊंगा, बाद में जाऊंगा। असद दुरानी साहब जो एक आईएसआई के सरबराह रहे हैं, उनको आप कह देते हैं कि ये गद्दार है। ब्रॉडशीट आता है, आप सर्कस बना देते हैं। कश्मीर आता है, आप सर्कस बना देते हैं। और ये वो साहब हैं जिनके चीफ मिनिस्टर खुद लोटों को मिलते हैं, इनके दोस्त लोटों को मिलते हैं। ये अवाम को वाज़ेह होना चाहिए कि जिस गंद की तरफ इमरान खान साहब इशारा कर रहे हैं, वो उनकी पार्टी के अंदर है, बाकी पार्टियों में नहीं है। ठीक है मायूं अख्तर खान साहब, ये सिलसिला जो है वीडियो वाला, इस पे आज प्राइम मिनिस्टर कह रहे थे कि ये वीडियो मैंने देखी ही नहीं है पहले कभी, मेरे पास थी ही नहीं। मैं जरा पहले वो बयान आपको सुना देता हूं कि आज खान साहब ने वीडियो के बारे में क्या कहा। ये सवाल पूछना कि वीडियो मेरे पास थी, मेरे पास अगर ये वीडियो होती तो वो जो हमने 20 लोग निकाले थे, उन्होंने 2 ने तो मेरे पे केसेस किए होते, मैं अदालत में क्यों ना ये वीडियो ले जाता अगर मेरे पास होती। खान साहब कह रहे मेरे पास वीडियो अगर होती। अप्रैल 2018 के जलसे में इमरान खान साहब इसी वीडियो के बारे में क्या कह रहे थे, जरा ये भी सुन लें। हमने आपको चार्जशीट किया हुआ है, आए, हम आपको बुला रहे हैं, आए बैठे, मैं आपको अपनी आंखों से दिखाऊंगा। आप नोट गिन रहे हैं, आप देखेंगे कि आपकी वीडियो आप नोट गिनते हुए। हमें इतना भी पता है कि बाकी पार्टीज के लोग बिके हैं, हमें ये भी पता है, हमारे पास उनके भी नाम आ गए हैं। ये हुमायूं अख्तर खान साहब क्या कह रहे हैं? प्राइम मिनिस्टर आज कह रहे हैं वीडियो नहीं है, 2018 में कह रहे हैं वीडियो मौजूद है जिसमें लोग नोट गिन रहे हैं। वीडियो के अंदर तो वही वीडियो जिसमें नोट गिन रहे लोग, कल जो सामने आई है। नहीं, कोई एक वीडियो तो नहीं हो सकती ना जी। ये तो चलें, इसको छोड़े, किसने कब क्या कहा मुझे ये बताइए जी। सर ये अहम मामला है, टाइमिंग पे बड़ा सवाल उठ रहा है कि भाई अभी आप सुप्रीम कोर्ट को इन्फ्लुएंस करने के लिए तो ये वीडियो नहीं लाए के। मुझे बड़ा अफसोस होता है जी कि जब हम रिफॉर्म्स नहीं लाते तो कहते हैं रिफॉर्म नहीं ला रहे, जब लाते हैं तो आप कहते हैं किसी को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। मेरी गुजारिश ये है, जैसे प्राइम मिनिस्टर ने कहा, ये कल से सारी अपोजिशन कह रही है, कल से इसीलिए आपने मैं अगर जवाब दे सकूं जी। जी बात अपोजिशन तो बड़ा कुछ कह रही है जी, 2.5 साल से बड़ा कुछ कह रही है अपोजिशन। वो तो कह अपनी सारी जो उनकी मूवमेंट है वो डेड हॉर्स बन चुकी है। देखिए इस वक्त हमारे लिए जरूरी है सिटिंग गवर्नमेंट, एक वफाक में और 3 सूबों में। आपने जो कैलकुलेशन की है सीट्स की, मैंने इतनी तफसील नहीं की तो मैं ये नहीं कह सकता कि ये सही है नहीं है, लेकिन जरूर आपने इस पर अपने ज़हन लगाया होगा। लेकिन ये बात मानने को हम तैयार हैं कि मेजॉरिटी किस पार्टी की आती है, ये टच एंड गो होगा। कि आप क्रेडिट दें इमरान खान को कि इमरान खान फिर भी कह रहा है, सिटिंग गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, 3 सूबों में हुकूमत,
कि आओ ये रिफॉर्म हम कर लेते हैं, फिर भी कह रहे हैं ये। दूसरा, आपको एक पता होना चाहिए कि आजकल मॉडर्न जमाना है और वीडियो के बहुत प्रेसिडेंसेस हैं, वीडियोस आ गई, ये हो गई। तो एक चीज इस वीडियो से तो ये जाहिर जरूर हो जानी चाहिए कि जो भी ये इरादा रखता है कि इस तरह की हरकत में मुलव्वस होगा, उसको मुहतात रहना चाहिए, क्योंकि ये इल्लीगल चीज है और इस पे सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन और आर्टिकल 62, 63 जो है वो ट्रिगर हो सकता है। तीसरी बात मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि ये मुझे कह सकते हैं, दो बड़ी पार्टियों के नुमाइंदे इधर बैठे हुए हैं और मैं किसी जातियात पे इल्जाम नहीं लगा रहा, लेकिन ये मुझे आप कह सकते हैं कि आपकी पार्टी में 88 के बाद किसी किस्म की इस तरह की हॉर्स ट्रेडिंग नहीं की गई। मुझे आप अश्योरेंस दे सकते हैं? ये बिल्कुल, वो तब भी गलत था, आज भी गलत है। प्राइम मिनिस्टर ने सही कहा है कि ये लोग अभी ये जो वजह से कि ये जिद कर रहे हैं और उन्होंने गवर्नमेंट से इत्तेफाक नहीं करना, ये बाद में रोते फिरेंगे जब इनकी मेजॉरिटी चली जाएगी और हमारी इंशाल्लाह आ जाएगी तो आप लोग एक्चुअली रोते फिरेंगे। वैसे मेरी जो इल्म में आया है कि जो मैं सुन रहा हूँ, मेरी जो KPK के PTI के जुमा से बात होती है, वो कहते हैं कि वहाँ हमारी 12 नशस्तें टोटल हैं, जिनमें से 10 PTI की बनती हैं, हम इंशाल्लाह 11 लेंगे। वो इस तरह के दावे कर रहे हैं वहाँ से। तो इसका मतलब है कि प्लान कोई है, सीटें ऊपर नीचे होनी है। वो वॉलंटरी बेसिस पे तो भी तो वोट मिल सकता है सर। अपना आ जाए तो वॉलंटरी, इनका आ जाए तो खरीदे हुए। वहाँ गवर्नर सरवर साहब ने भी वहाँ से 30 वोट थे PTI के, वो सीट वहाँ से निकाल ली थी। 15-17 वोट कहाँ से आए थे? वो भी तो ज़ाहिर है कहीं ना कहीं पैसे चलाए। वो कहते हैं ना, खंजर पे कोई दाग न दामन पे कोई छींट, तुम कत्ल करे हो कि करामात करे हो। खैर साहब, ये जो मुतालबा आ रहा है सामने, आपके 2 सेनेटर्स खैबर पख्तूनख्वा से इलेक्ट हुए, नंबर्स नहीं थे, आपके सेनेटर इलेक्ट होकर आगे, कल वीडियो भी आ गई पैसों की, लेन देन की, आपका एक MPA बैठा है, पैसे चल रहे हैं। मुतालबा ये आ रहा है कि वो सेनेटर मुस्ताफी हो आपके, बैरमन तंगी साहब वहाँ से इलेक्ट हुए थे, रुबीना खालिद साहब इलेक्ट हुई थी। देखिए, मैं ये गुजारिश करूँ, पहली बात तो यह है कि ये हमारा एक अफसोसनाक माजी है और आज भी इसकी मिसालें मौजूद हैं। एक नोटों के ज़रिए वोट ख़रीदे जाते हैं, एक ताकत के ज़रिए वोट ख़रीदे जाते हैं, एक लालच के ज़रिए आपको मुस्तकबिल में वजारतें दे देंगे, उसके लिए खरीदे, तो कई तरह के चीज़ें गेन की जाती हैं। ये अफसोसनाक है और इसका ख़ात्मा ही ज़रूरी है। उसके लिए 2 काम है, एक इलेक्टोरल रिफॉर्म्स प्रॉपर हो जाए और दूसरा पब्लिक को ये शऊर हो, जो लोग इस तरह की हरकतों में मुलव्वस हैं, खा वो मैं हूँ का कोई और है, उसका एहतसाब किया जाए। आज हुक्मरान जमात के लिए सबसे बड़ा एहतसाब और सबसे बड़ा इम्तिहान ये है कि इनके 2 बड़े अहम लोगों के नाम आ गए हैं कि उनके दफ्तर में बैठ के हुआ, घर में बैठ के हुआ। वैसे स्पीकर असद कैसर साहब की वजाहत आई है कि वो कह रहे स्पीकर हाउस था, मैं वहाँ पे था। देखिए, गुजारिश ये है कि मैंने भी वो वजाहत पढ़ी, लेकिन वो इल्ज़ाम तो लगा ना, तो उसके जवाब में वो यही कहेंगे। इसी तरह वो चीफ मिनिस्टर साहब का भी उन्होंने नाम लिया कि जी उनको इल्म में था, उन्होंने पैसे दिए। इस मामले को एक्सप्लोर होना चाहिए, उनको बाकायदा इसकी वजाहत करनी चाहिए। उस पर तो सर कहानी उस पर ये आ रही है कि उन्होंने काउंटर ऑफर दी थी कि पीपल्स पार्टी पैसा दे रही है, तो आप हमसे पैसा ले लें, हमारे बंदों को वोट दें। मैं गुजारिश करूँ, पीपल्स पार्टी ने किया तो गलत किया, इन्होंने तो करके ये तो इंसाफ करने वाले थे ना, तो ये तो एडमिट करें ना कि हमने पैसे दे लिए, पीपल्स पार्टी ज़्यादा दे रही थी, तो जिन्होंने दिए उनके खिलाफ भी कुछ होगा। लेकिन गुजारिश ये है कि ये खान साहब कोई पहला यू टर्न नहीं लेंगे। लेकिन कारी साहब इस तरह के आप इस बात से एग्री कर रहे हैं कि ये सिलसिला रुकना चाहिए, लेकिन इमरान खान कर रहे हैं इसलिए आपने सपोर्ट नहीं कर रहे। मैं गुजारिश करूं, एक बात याद रखिए, इबादत का भी एक तरीका है, एक असलूब है। ये तो कानून है ना, दुनियादारी का, बिल्कुल ऐसा ही है। इबादत जो बड़ा मुकद्दस काम है, उसका भी एक तरीका है। अगर आप काबा रुख होके हुए बगैर नमाज पढ़ना चाहे तो नमाज नहीं होगी। अगर आप रुकू सुजूद के बगैर नमाज पढ़ना चाहे तो नमाज नहीं होगी। अगर आप रोजे के सिर्फ घंटे पूरे करें और उसके औकात के मुताबिक फजर और मगरब का टाइम का ख्याल ना करें तो आपका रोजा नहीं होगा। इसी तरह कानून साजी का उसकी भी एक अपनी रूह है। ये मैंने मिसाल दी, इसकी कोई मिसाल इस तरह बनती तो नहीं है, लेकिन मैंने सिर्फ मिसाल दी। मतलब तो बहुत ऊंची चीज है, वहाँ रिवायत है। मैंने गुजारिश की कि फराइज का अहम तरीन काम आपने अल्लाह को याद करना है, लेकिन अगर आप रुख दूसरी तरफ करके कर रहे हैं और इंटेंशनली कर रहे हैं तो फिर वो आपकी इबादत नहीं गिनी जाएगी। लेकिन उसको एक तरफ रखते हुए मैं उस बहस को मैंने सिर्फ मिसाल दी चलते हुए। सवाल ये है कि ये काम रुकना चाहिए। क्या तरीका था? आपको पता है ना कि इसमें आईनी तरमीम होनी है। आप आईनी तरमीम के लिए आए भी असम्बली में,
लेकिन आप उससे पहले क्यों गए? अगर आपके हाथ साफ थे तो आप अपोजिशन से बात कर लेते। आप पहले चले गए रेफरेंस में। जब रेफरेंस में जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट से आपको समझ आई, पब्लिक ओपिनियन से समझ आई, बार काउंसिल से समझ आई, और खास तौर पे जिस तरह इलेक्शन कमीशन ने भी कह दिया कि ये इलेक्शन इस तरह नहीं हो सकता जिस तरह आप गवर्नमेंट मांग रही है, तो उसके बाद गवर्नमेंट को समझ आई यहाँ से तो कुछ नहीं मिलना, या उनको शक हुआ, तो वापस भागे असेंबली की तरफ। असेंबली में आके आपने क्या किया? एक तो आपने ये कहा कि जी हमें ये अमेंडमेंट मूव करनी है, और दूसरा आपने कहा कि जी रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के साथ ये डुअल नेशनलिटी वाला मामला भी हल करें, ताकि हमारे कुछ लोग फंसे हुए हैं कानून की अदालतों में, वो आगे के लिए प्रोस्पेक्टिव भी है और रेट्रोस्पेक्टिव भी है, दोनों इसलिए तो किसी का नहीं है ना। नून लीग के 2 सेनेटर उड़ चुके हैं। भाई फंसे हुए हैं ना, वार्डा साहब फंसे हुए, छोड़े नहीं, वो तो सेनेट के लिए, वार्डा साहब सेनेटर तो नहीं, वो तो नहीं, वो कानून तो दोनों के लिए बने। इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम, मैं बात कर रहा हूं, आप उसमें कर रहे थे ना। सो अर्ज ये है कि अगर आपका इरादा दुरुस्त था तो आप पहले आ जाते असेंबली में। हम क्या कह रहे थे जिस दिन हमने आप गए रेफरेंस लेके, उस दिन भी हमने कहा कि जी आप पीस में लेजिस्लेशन में ना जाएं, आप इस तरह सुप्रीम कोर्ट में ना जाएं, आप आइए बैठ के कंप्रीहेंसिव लेजिस्लेशन लेके आए। और कंप्रीहेंसिव लेजिस्लेशन पे कल भी हमने बातें की, परसों भी हमने बातें की, पिछले 10 रोज पहले भी बातें की। हमने कहा आइए लेके बैठ के बातें करते हैं। अभी भी 1 महीना है, उसका इशू नहीं है, उसका इशू नहीं है। वो वज़ीर आज़म साथ आप जब प्रिंसिपल इस बात से एग्री कर रहे हैं कि मेरे भाई आपके रुपए की खरीदो फरोख्त का मामला, वोट की खरीदो फरोख्त का मामला खत्म होना चाहिए, इस तरह नहीं होता। ये आप सिर्फ इस वजह से आप सपोर्ट नहीं करेंगे कि पहले सुप्रीम कोर्ट क्यों चले गए? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। मेरा तो अपना एक तरीकाकार है। मैं समझता हूं कि अगर आप कंप्रीहेंसिव लेजिस्लेशन के बगैर करते हैं तो वो लेजिस्लेशन प्रॉपरली नहीं होती। आप अपने मुफाद के तहत लेजिस्लेशन कर रहे हैं ना, आज के तहत कर रहे हैं, कल क्या करेंगे, उसके अगले दिन क्या करेंगे? तो क्या यही काम करते रहेंगे? हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि हम इस बात पे राजी हैं, लेकिन आइए कंप्रीहेंसिव लेजिस्लेशन कीजिए। ये जो आप अपने कुछ लोगों के लिए करना चाहते थे, आपका इरादा तो जाहिर हो गया ना। असेंबली में जो आप लेजिस्लेशन लेके आना चाहते थे जाहिर हो गया। तो आप गए थे सुप्रीम कोर्ट में, आपका इरादा जाहिर हो गया। अब हर जगह से पिटने के बाद आप बैठ के ये कर रहे हैं, आप आज आपने वीडियो रिलीज कर दी। ये मैंने तो रिलीज नहीं की ना, खान साहब ने रिलीज की, इनकी हुकूमत है, तो ये आपके पास पहले मौजूद थी, खान साहब ने कहा भी। तो ये रिलीज करने का मकसद क्या था? एक प्रेशर बिल्ड किया जाए। देखिए समर, एक चीज ये वैसे ये वीडियो जो ये अफसोसनाक वीडियो के बारे में राय ये भी है कि ये पीपल्स पार्टी के हलकों के पास ये वीडियो थी, जिन्होंने पैसा दिया, उन्होंने वीडियो बनाई भी थी साथ पैसा देने जो स्पीकर हाउस में या एलिजिडली स्पीकर हाउस में थे, वो भी पीपल्स पार्टी ने बनाई। स्पीकर हाउस वाली नहीं, जहां आपका एमपी बैठा है पीछे, सुन लीजिए बाचा खान बैठे, भाई, मोहम्मद बाचा, एक वो फोटो है ना, उन्होंने भी अपना वजाती बयान दिया है, लेकिन एक दूसरी फुटेज भी है ना, एक ही फुटेज तो नहीं है, तो दूसरी फुटेज भी हमने बनाई थी। तो ये पीपल्स पार्टी पे तो इल्जाम लगाना सबसे आसान काम है। पैसों का ढेर लगा सर, वो तो आपके एमपी बैठा है ना, दूसरी तरफ नहीं है सर। रिजल्ट देखें ना, 2 सेनेटर आपके इलेक्ट हो गए ना। भाई मेरा सवाल फिर आप यहाँ मुनासिब नहीं बात कर रहे। मैं कह रहा हूँ एक एलिजिडली हमारे बंदे के ऊपर है जो हमारा साहब एमपी था, उसने वजाहत भी की अपनी, लेकिन दूसरी तरफ वो लोग जो एडमिट कर रहे हैं कि हाँ हमने पैसे लिए, हमने स्पीकर हाउस में बैठ के लिए, जो पीटीआई के लोग थे, जिन्होंने पीपल्स पार्टी से नहीं, एलिजिडली पीपल्स पार्टी का उसमें शामिल नहीं है, बट वहां वो भी पीपल्स पार्टी पर इल्जाम था। तो पीपल्स पार्टी पे तो इल्जाम लगाना बड़ा आसान काम है। आप कह दीजिए जी पीपल्स पार्टी बुरी है, तो अब लोग तो सर इसलिए बात होती है, वहां आपके 2 सेनेटर इलेक्ट होके आए, भाई मेरे बाकियों के भी हुए, पैसे दूसरों ने भी लिए, सब कुछ हुआ। मैं इसको कह रहा हूं ये गंद था, इसको जितना करे दो। आज के मौके पे इसको छेड़ना किसको पता नहीं है? आपको नहीं पता कि वहां पैसे चलते हैं, मुझे नहीं पता, हुमायूं अख्तर खान को नहीं पता कि वहां पैसे चलते हैं, सारा पाकिस्तान जानता है। रुकना चाहिए, लेकिन मैं कब कह रहा हूं नहीं रुकना चाहिए? और ये आप ये इलेक्शन ऐसे ही होगा, नहीं भाई, ये मान लें हम कि ये इलेक्शन नहीं होना चाहिए, सिक्योरिटी होगा, पैसा चलेगा, नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या हुकूमत अपने साफ हाथों के साथ इसमें आई है? आंसर इज नो, आंसर इज नो। ये जो हम आपका ख्याल है ना, आपने कैलकुलेशन दी है कि सेनेट के अंदर अक्सरियत इशू है, अक्सरियत कोई इशू नहीं है। ये मुझे बताइए सेनेट के अंदर कब वो मौका हुआ कि सारे सेनेटर्स ने बैठ के वोट डाला हो? तो जो मौजूदा होते हैं, नहीं यार, नहीं, मैं और बात कर रहा हूँ। सेनेट में लेजिस्लेशन आती है, कितने मौके होते हैं कि 100% सेनेटर्स आ जाए जो कौमी असेंबली के बजट में नहीं होते? ऐसा ही है। सो ये जो सवाल है ना कि इतना नंबर होगा और ये होगा, प्रेजेंट मेंबर्स की बात होती है, तो वैसे अगर चेयरमैन सेनेट की बात हो तो चेयरमैन सेनेट उनका है, लेजिस्लेशन नहीं हो पा रही। और लेजिस्लेशन किसने कहा नहीं हो पा रही? अगर अपोजिशन की वहां मेजॉरिटी है और हुकूमत लेजिस्लेशन करना चाहती है, उसमें आपका भी शेयर था। नहीं, मेरी गुजारिश सुन, मिलकर बनाया गया था, मैंने वो कुछ हुआ वो भी गलत हुआ, सही है। लेकिन सवाल ये है, मैं आपको आखिरी बात करके इजाजत लूंगा कि ये फरमाइए कि अगर हुकूमत लेजिस्लेशन करना चाहती है, आवाम को रिलीफ देना चाहती है, तो अपोजिशन रुकावट भी डाले
तो आप जॉइंट सिटिंग में बैठ के लेजिस्लेशन कर सकते थे, करते रहे हैं। हुई है, तो कौन काफी सी सारी हुई भी रुकावट है, काफी सारी हुई भी तो है। ये कौन सी रुकावट है जो सेनेटर ने रुकावट डाल दी कि अवाम को रिलीफ नहीं देना? वो भाई एनआरओ तो कहते हैं नहीं देना, अवाम को तो रिलीफ दे दो ना। ठीक है, खुर्रम दस्तगीर खान साहब, फिर इस बात को मान लिया जाए, इस बात को तस्लीम कर लिया जाए कि सेनेट का जो अगला इलेक्शन यानी अगले महीने होने जा रहा है, कल मुमकिन तौर पर इसका शेड्यूल भी आ जाएगा, ये सीक्रेट बैलेट से ही हो रहा है, इसमें पैसा चलेगा? नहीं, हमने कब कहा सीक्रेट बैलेट से ही होना है भाई? हम तो अपनी मुतालबे की बात कर रहे हैं, होना चाहिए इस तरह। खान साहब ने आज तो comprehensive legislation आया है ना। 50 से 70 करोड़ बलूचिस्तान के अंदर रेट लग रहा है। यार लेजिस्लेशन लेके आए कॉम्प्रिहेंसिव, क्यों पीस मील? वाई पीस मील? अभी भी आप कह रहे टाइम है, लेके आए, आप कोऑपरेट करेंगे? भाई मैं 10 दिन से चीख रहा हूँ, सारी पीडीएम चीख रही है, आओ बैठ के लेजिस्लेशन कर लेते हैं, क्यों नहीं की? ये आप करें, आज भी, आज के दिन भी मार्जिन है। आजम बजाय ये चले खुर्रम साहब, आजम बजाय ये कि दिखाएं, वो डीलर बंदे वो आपको रेट्स बता रहे हैं क्या हो रहा है। फिर रेट बताना वजीर आजम का काम नहीं है, वो रोकने की कोशिश की ना सर, प्राइम मिनिस्टर ने रोकने की कोशिश की ना उन्होंने। बात तो सुनिए ना हाँ जी, रोकने की कोशिश की, जिसके अंदर दो जहरीले पीछे तंबा साड़ना टाइम पे लेके आ रहे हैं, कभी ऑर्डिनेंस लेके आ रहे हैं, कोशिश किया ना सर यार। कुछ मैंने कहा इबादत करते हैं, तरीके से करते हैं, ये तो काम ही नहीं है जी। सारी ये इनका सर्कस है। इनको मालूम था कि इनके दोनों ऐवानों में इनकी असरी है, लेकिन इन्होंने ऑपोजिशन से कोई संजीदा गुफ्तगू नहीं की। फिर जिस दिन ये डिस्कशन होनी थी, हुकूमती वजीर ने कोरम कॉल किया और हुकूमत जवान से चले गए और ऑपोजिशन की वजह से कोरम कायम रहा। और इनको इतनी उजलत थी मामलात को डिस्टर्ब करने की कि इन्होंने कश्मीर का रेजोल्यूशन ये पास करना भूल गए। और अभी भी जिस किस्म का ऑर्डिनेंस आया है, इससे बहुत बड़ी पेचीदगी होगी, क्योंकि अगर बिलफर्ज कोर्ट जो है वो बात मान लेता है, फर्क तरीके से इंतखाबात हो जाते हैं और ये ऑर्डिनेंस जो है 120 दिन बाद जो है लैप्स हो जाता है, तो फिर क्या होगा? फिर वो सारे जो सेनेट का पूरा प्रोसेस है उसमें एक बहुत गहरी पेचीदगी आ जाएगी। यहां हुकूमत अपने वक्ती फायदे के लिए एक बहुत ही फ्लॉड और ऐब वाली लेजिस्लेशन लाई है। मैं फिर कायरा साहब की बात को मैं भी दोहरा देता हूं कि अगर हुकूमत संजीदा है तो ऐसी लेजिस्लेशन लेकर आए जो जिसमें सिर्फ सेनेट का इलेक्शन ना हो, उसमें सेनेट के चेयरमैन का भी इलेक्शन हो। अगर हम शफाफियत चाह रहे हैं फिर मुकम्मल शफाफियत होनी चाहिए ना। फिर जो है अगर जो कौमी असेंबली के स्पीकर है उसका इलेक्शन भी जो है वो शफाफ होना चाहिए, सीधे तरीके से होना चाहिए। ये सारे मामलात जो है, आप कल अपोजिशन को बुला लें, ठीक है, आज बुला लें और परसों इजलास तलब कर लें, क्या होता है? नहीं हो सकता इजलास, होते हैं ना इजलास वैसे हो रहा आगे कि जी कभी जो है वो जी हमारे अख्तर खान साहब ऑफर आ गई है। नहीं एक सेकंड जी, सदर मुमलिकत कभी ईसीपी का गलत नोटिफिकेशन जारी कर देते हैं, कभी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का गलत नोटिफिकेशन जारी कर देते हैं, कभी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस जारी कर देते हैं, कभी एनएफसी का गलत कर देते हैं। और ये जो सेनेट का ऑर्डिनेंस है, तो यहाँ बहुत गहरे सवालात है कि ये हाकमियत नहीं है, सर्कस चल रहा है। ठीक है, हमारे खान साहब, दोनों जमातें कह रही हैं, बड़ी जमातें, पीपल्स पार्टी भी, नून लीग भी, जिनकी हमायत से आप दो ताई अक्सरियत से तरमीम कर सकते हैं, कह रहे लेकर आए एक कंप्रिहेंसिव प्लान, लेकर आए, इस्लाहात का हम साथ देंगे। अभी भी टाइम है आपके पास। हम 2.5 साल भी कहते रहे। देखिए जी, मैं गुजारिश करूं कि चले मैं पार्टी की तरफ से इस ऑफर को एक्सेप्ट करता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त होगी कि वो ना हो जो एफएटएफ की लेजिस्लेशन, या जब हम नैब लॉ चेंज करने जा रहे थे तो उसमें जो अभी भी पड़े हैं वो 34 आर्टिकल्स, जिसमें वर्चुअली ये कहा गया था कि हमने माजी में जो भी किया उसमें छूट दे दो तो हम हर चीज करने को तैयार हैं। अगर आप ये हमें शर्त मान लेते हैं तो हम संजीदगी से ना सिर्फ ये इलेक्टोरल क्या ताल्लुक है नैब लॉज में तरमीम तो नहीं मांगे ना। नहीं यार, इलेक्टोरल लॉज की बात कर रहे हैं, इलेक्टोरल लॉज का उसका कोई ताल्लुक आपस में है? ये वही बात है ना कि लोग भूखे मर रहे हैं, वजीर आजम कहता है एनआरओ नहीं दूंगा, वो कहते हैं जॉब दे दो, कहता है एनआरओ नहीं दूंगा, वो कहते हैं पाकिस्तान के रोजगार दे दो, कहते हैं एनआरओ नहीं दूंगा। वो भाई इसकी मुल्क की महंगाई और आम आदमी की जिंदगी ठीक कर दो। चले, बहुत शुक्रिया, एनआरओ नहीं दूंगा, एनआरओ दूंगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, आपने प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, मुझे एक मुख्तसर ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे ये जो ऑपरेशन हो रहा है लैंड माफिया के खिलाफ, इसकी हकीकत असल में है क्या। बातों की ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक टू शो। नाज़रीन, हुकूमत की तरफ से जो ऑपरेशन चल रहा है लैंड माफिया के खिलाफ, उसमें
एक लिस्ट सामने आई थी 50 PMLN के रहनुमाओं की और उनके फ्रंटमैनों की कि इनके कब्ज़े में बिलियंस ऑफ जो है रुपीस की ज़मीन है। और इस पे जो ऑपरेशन हो रहा है नाजरीन, इस वक्त जितने भी ऑपरेशन हुए हैं पंजाब के अंदर, वो सिर्फ़ और सिर्फ मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं और उनके जो आगे फ्रंटमैन वगैरह जो उनके हैं हलकों के अंदर, उनकी ज़मीनों पर से उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो मिसमार की जा रही है। हालांकि जिसके पास जो भी गैर कानूनी प्रॉपर्टी है वो ज़रूर मिसमार होनी चाहिए, उससे कब्ज़ा ज़रूर वागजार कराना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं इस ऑपरेशन से तासुब का तासुर सामने आ रहा है कि सिर्फ नून लीग के रहनुमाओं के खिलाफ एक्शन क्यों हो रहा है। आज रावलपिंडी में चौधरी तनवीर के प्लाजा वगैरह उनकी जो प्रॉपर्टीज़ थी वहाँ पर आज ऑपरेशन हुआ और उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ वगैरह आज मिसमार की गई हैं। उनका ये मौक़िफ़ है कि उनके पास अदालत का स्टे ऑर्डर भी मौजूद था, लेकिन इसके बावजूद पंजाब की इंतज़ामिया ने वहाँ पर उनकी ज़मीनें गिरा दी। ऑपरेशन ज़रूर करे जहाँ भी कब्ज़ा है, लेकिन ये फेयर और एक इसमें यानी कि इवन हैंडेड अप्रोच इख्तियार करनी चाहिए, चाहे वो हुकूमत से या अपोजिशन से है, उससे कब्ज़ा छुड़ाना चाहिए, लेकिन इसमें तासुब की फ़िज़ा नहीं बननी चाहिए। जल्दी चला।